हाय फ्रेंड्स, ये है पहला वीडियो साइंस का। वैसे तो स्टार्ट मैंने केमिस्ट्री से किया है। अब पहले केमिस्ट्री की सीरीज कंप्लीट करूंगा। अगेन वही है प्रोसेस कि अभी लास्ट मंथ अराउंड 40 डेज बचे हैं, तो उसके अंदर हमारा पहला टारगेट होगा कि पीआईक्यू के थ्रू भी सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप मेरे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो आप सिलेबस को थोड़ा बहुत टच कर चुके हैं, सिलेबस के बारे में जानते हैं। बार बार मैं बोलता हूँ कि 9th और 10th की बुक तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो आप एक बार 6th 7th 8th की भी बुक देख सकते हैं। साइंस का जो उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको एक बार आप हाईलाइट एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप 9th 10th का भी कितने बच्चे तो 9th 10th का करके जाते हैं, पीआईक्यू करके जाते हैं, मोर देन इनफ हो जाता है। वो भी एक अच्छा तरीका है करने का। तो मैं मान के चलता हूँ कि आप 9th 10th की बुक एक बार रेफर करेंगे और उसके बाद फिर पीआईक्यू पे आएंगे। तो चलिए, पहला वीडियो है पीआईक्यू का और मेरा टारगेट रहेगा कि अभी एक सब्जेक्ट टाइम करूंगा मैं और केमिस्ट्री पहले खत्म करूंगा मैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द फ्लेवर 2007 से स्टार्ट कर रहा हूं। द फ्लेवर ऑफ द एप्पल इज मेनली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये होता है इथेनॉल की वजह से। देखिए, एक वोलेटाइल कंपाउंड है और इसके अंदर स्वीट ऑन एक फ्रूटी वाला एरोमा होता है। इसके अंदर ना अपने इथेनॉल के अंदर स्वीट एंड फ्रूट एरोमा होता है, मतलब खुशबू टाइप आती है। ओके, और आपको भी पता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसके लिए, इथाइल अल्कोहल। और इसको हम ऑफकोर्स, ये जो एप्पल है, एप्पल के स्किन में प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लेवर होता है एप्पल के स्किन में और फ्लैश में भी होता है, बट डिपेंड अपॉन द परसेंटेज, मेनली स्किन में होता है। ओके, उसके बाद जो फॉर्मलिन होता है, फॉर्मलिन को हम यूज करते हैं, एक तरह से कलरलेस है, वैसे तो कलरलेस है, प्लस साथ में इसको हम यूज करते हैं वाटर के साथ, सॉल्युबल है। और फ्यूनरल होम जो होते हैं वहां पे, क्योंकि बदबू आती है काफी, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। एज एंटीसेप्टिक इसको यूज किया जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं, एज अ एंटी सेप्टिक। और साथ ही साथ आप इसको प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज करते हैं। कहाँ लिखूं, प्रिजर्वेटिव के लिए आप इसको यूज करते हैं फॉर्मलिन को। चलिए, और डिसइंफेक्ट तो आपको बताइए। और कहाँ कहाँ होता है, जैसे फ्यूनरल होम, मतलब जिसको मॉर्चरी रूम आप बोलते हैं, मेडिकल लैब्स, वहां पे यूज किया जाता है। जहां पे भी आप घर पे भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ओके, चलिए। और यहाँ पे बेंजीन एल्डिहाइड, तो अपने को अगेन बेंजीन एल्डिहाइड भी एक फ्लेवरिंग एजेंट है जिसमें अपना आलमंड लाइक अरोमा मिलता है अपने को। चलिए, कहाँ कहाँ भाई, फाउंड इन चेरीज एंड आलमंड बट नॉट इन द एप्पल। एप्पल में किसका है, अल्कोहल का है, या जिसको हम बोले इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा केमिस्ट्री के क्वेश्चन यार छोटे छोटे ही रहते हैं और उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं, टू द पॉइंट बताना होता है, ज्यादा कहानी है नहीं इसके अंदर। चलिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेल पॉलिश रिमूवर। देखिए, अभी तक अगर आप पढ़ते आ रहे हैं तो होगा कि नेल पॉलिश रिमूवर में क्या यूज किया जाता है, मतलब नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं, दैट इज एसीटोन। देखिए, एसीटोन एक तरह से एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि एसीटोन हम क्या यूज करते हैं, एज अ सॉल्यूट और एज अ सॉल्वेंट, तो एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। इसके अंदर हम नेल पॉलिश को डालते हैं और नेल पॉलिश बहुत इजीली इवोपरेट हो जाता है उसके अंदर। तो एसीटोन इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट। आपको पता है सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में होता है, उसके अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट इज अ स्मॉलर क्वांटिटी। ओके, तो इसके अंदर इफेक्टिवली वो डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद इवोपरेट हो जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर या फिर वार्निश रिमूवर, ठीक है, इसके लिए यूज किया था। अच्छा, विनेगर के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। विनेगर एक्चुअली क्या है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड का कंपोनेंट होता है और कितने परसेंट होता है, अराउंड 6 to 10% होता है। अगर आप बोलेंगे इसके बारे में कहां लिखा है, तो मैं बताऊंगा इसके बारे में आपको चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड द कंपाउंड के अंदर आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। चलिए, बेंजीन, इसके हाँ, मिथाइल अल्कोहल। मैं मिथाइल अल्कोहल पीना मत, गलती से सीधा ऊपर पहुंच जाओगे, बिकॉज ये रॉ होता है। जैसे आप बोलते हैं ना, हम बहुत टाइम पे हमें हूच के केसेस आते हैं बिहार वार में, हूच, तो ज्यादा करके उसको प्रॉपर प्रेशराइजेशन नहीं हो पाता है। अदरवाइज मिथाइल अल्कोहल से हम किस में कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रॉपर इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। मिथाइल अल्कोहल नहीं पी सकते आप लोग, अदरवाइज सीधा ऊपर। चलिए, बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। नेल वार्निश रिमूवर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो आपको बताया मैंने अभी, या नेल पॉलिश रिमूवर आप बोल सकते हैं। द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर इज एसीटोन या प्रोपेन 1। अभी भी पूछा जा सकता है प्रोपेन 1, तो चलिए ये दिमाग में रखिए, बिकॉज इट इफेक्टिवली डिसॉल्व नेल पॉलिश एंड इवोपरेट क्विकली। चलिए, आगे क्या, यहाँ पे बेंजीन नॉट यूज इन द कॉस्मेटिक, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है। मिथाइल अल्कोहल, जिसको बोलते हैं मिथेनॉल, टॉक्सिक अल्कोहल है, वही बताया, टॉक्सिक अल्कोहल मतलब सीधा ऊपर। एंड चलिए, इन विच कैटेगरी डिड द मैरी क्वेरी विन हर 2 डिफरेंट नोबेल प्राइज। देखो, इकलौती पर्सन है, लेडी बोली है आप, लेडी नहीं बोलिए, पर्सन बोली ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके अंदर हम दोनों कवर कर लेते हैं, लेडी हो या मेल हो। तो
फिजिक्स और केमिस्ट्री में इनको मिला है। एक बार इनको मिला था 1903 में और दूसरी बार मिला था इनको 1911 में। 1911 वाला उनको केमिस्ट्री में मिला है और 1903 वाला उनको फिजिक्स मिला। एक्चुअली शेड है इनके हस्बैंड पेरी क्वेरी एंड साथ में हेनरी बैकरल, जो कि रेडियो एक्टिविटी की मिला है 1903 में, और 1911 में इन्होंने रेडियम में से पोलेनियम को सेपरेट किया था। और आपको बताऊं पोलेनियम का नाम पोलेनियम क्यों पड़ा है, क्योंकि मैरी क्वेरी पोलैंड की थी, तो उनके जिस कंट्री की थी उनके नाम पे पड़ा है पोलेनियम। ठीक है, तो बाद में आपको पता उससे उनकी डेथ भी हो गई थी वैसे तो ये कहानी है इनकी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला है और इन्होंने पोलेनियम का आविष्कार, एक तरह से आविष्कार बोलिए या फिर इन्वेंशन जो भी इन्होंने किया। चलिए आगे बढ़े। देखिए बहुत फटाफट हो जाता है, इसके ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए रेडियम एंड पोलेनियम को इन्होंने इसके ऊपर काम किया था। चलिए किसके ऊपर भाई, केमिस्ट्री में मिला है इनको। आगे बढ़ते हैं। फेरॉन यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेटर इज केमिकली नोन एज, देखिए इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। क्लोरोफ्लोरो अभी एग्जाम में पूछा सकता है क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन की जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है कौन कौन से हैं। तो देखिए इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं क्लोरीन प्लस क्लोरीन, फ्लोरीन और उसके बाद कार्बन। फ्लोरीन एफएल होता है यार, ठीक है। तो कार्बन, सॉरी अभी देखो, तो ये तीन इसके होते हैं, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन होते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। और क्यों यूज किया जाता है भाई, क्योंकि देखो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इट इज नॉट हाईली रिएक्टिव, ठीक है, इसलिए इसको, और ज्यादा टॉक्सिक भी नहीं है, दैट्स व्हाई वी यूज इट। वैसे तो फिर एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता ही है, बट ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अगर पूछा जाए कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन से हैं, तो क्लोरीन फ्लोरीन एंड कार्बन होता है। चलिए आगे बढ़े। इसका ट्रेड नेम फेरॉन इज अ ट्रेड नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, फेरॉन 12 बोलते हैं। वैसे क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं, फेरॉन 12 बोलते हैं। चलिए यूज ए रेफ्रिजरेंट इन एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड द इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम। जर्मन सिल्वर, देखिए पहली बात है जर्मन सिल्वर में सबसे कॉमन चीज कि सिल्वर ही नहीं आता उसके एलॉयज में, उसके एलॉयज में सिल्वर नहीं आता है। दिमाग में बना के रखिए कि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा, आपको आगे भी मिल जाएगा, बहुत रिपीटेड है। एलॉयज के ऊपर क्वेश्चन तो बहुत लोग पूछते हैं, और आपको एनसीईआरटी में वेदर 9th क्लास की हो या 10th क्लास की हो, एलॉयज के बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है, तो आप वहां से ही पढ़ सकते हैं। इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ये बात आपको पता होना चाहिए, इट इज नॉट हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो यहां से अगर मैं अभी सिल्वर बोला मैंने कि सिल्वर नहीं है, सिल्वर हटा दो तो कौन सा बचेगा, कॉपर जिंक और निकल बचेगा। यहाँ पे तो कॉपर जिंक निकल का ये होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है जर्मन सिल्वर, इसको बोलते हैं जर्मन सिल्वर। अच्छा इसमें परसेंटेज भी पूछ लेते हैं कभी कभी, लेकिन देखिए मेरे हिसाब से परसेंटेज नहीं पूछेंगे, आपको जितना पता है यही मोर देन एनफ होगा। कॉपर का यहाँ पे 50% अराउंड 50% होता है, जिंक यहाँ पे अराउंड 20% होता है, और निकल यहाँ पे अराउंड 30% होता है। चलिए तो कॉपर 50, जिंक और निकल 20-30 होता है इसके अंदर। देखिए इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कॉपर जिंक और निकल इन तीनों का हर होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज जर्मन सिल्वर। अच्छा एक और 2-3 पता होना चाहिए, ब्रास किसका होता है, ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक। देखिए इसी से थोड़ा डिराइव कर लीजिए, Cu प्लस जिंक किसका होगा भाई, ब्रास का होगा। उसके बाद ब्रॉन्ज किसका होगा, ये कॉपर प्लस टिन का होगा, Sn बोलते हैं टिन के लिए Sn, ठीक है। तो ये किसका होगा, ये होगा ब्रॉन्ज के लिए। अब देखिए आप कॉपर देखेंगे तीनों में कॉमन है, कॉपर तीनों में कॉमन है। अगर ब्रास के अंदर मैं क्या मिला दूं, अगर निकल मिला दूं तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा जर्मन सिल्वर। सिंपल सी बात है ना। देखिए कॉपर जिंक कॉमन हियर एज वेल, एंड कॉपर प्लस टिन अलग से ब्रॉन्ज का है। तो थोड़ा सा यही पे कंफ्यूजन होता है कि किसके साथ जिंक है किसके साथ टिन है। तो देखिए ब्रॉन्ज में जेड आता है और जिंक में जेड आता है लेकिन प्लीज ये इसके साथ नहीं है, ब्रॉन्ज में जेड आता है इसलिए उसमें जेड नहीं है। ये तो ऐसे भी मैंने रिलेट किया था, इसको याद रखा था कि ब्रॉन्ज में जेड आता है इसलिए उसके कांस्टेंट पार्टिकल में जेड नहीं आता है। ओके यही बस तरीका मैंने रखा था यहाँ पे। और ब्रास में एस आता है, और टिन का जो एटॉमिक सिंबल है दैट इज Sn, तो इसमें एस आता है इसलिए इसके कांस्टेंट पार्टिकल में एस नहीं आता है। ये भी कर रखा था, लेकिन मेन इससे मुझे ज्यादा याद रहता था कि जिंक और यहाँ पे जेड, इससे बहुत क्लियर हो जाता था कि किसके अंदर जिंक है किसके अंदर नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में आती है, ब्रास और अपने ब्रॉन्ज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये प्रॉपर्टीज देख लीजिए, वैसे ज्यादा इतना पूछते नहीं हम। द टर्म सिल्वर कम्स फ्रॉम द सिल्वरी अपीयरेंस रादर देन इट्स कंपोजिशन, वही है कि इसका अपीयरेंस की वजह से आता है, इसमें कंपोजिशन नहीं है उसका। अच्छा स्टील में क्या है भैया, एलॉय ऑफ आर्गन प्लस कार्बन। वैसे क्रोमियम और मैग्नीशियम में मिलाया जाता है, बट डिपेंड अपॉन द किस टाइप का आप बना रहे हैं।
देखिए, द ट्रैकिंग ऑफ पीपल बाय ट्रेन डॉग, आपको पता ही होता है हमारे यूज किए जाते हैं, लैब्राडोर और बाकी अदर डॉग्स यूज किए जाते हैं बाय द डिफेंस पर्सनल्स, और डिफेंस में यूज किए जाते हैं, पैरामिलिट्री में यूज किए जाते हैं। बाय ट्रेन डॉग इज बेस्ड ऑन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन द स्वेट फ्रॉम द फीट, जो आपके पैरों से जो गर्मी निकलती है उसमें किस टाइप का भाई कंपाउंड होता है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसको स्मेल करते हैं, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसको स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, इस तरह नहीं, मतलब उसका, अब आपको पता है कुत्ते किस लेवल पे सूंघते हैं, तो दे कैन स्मेल इट वेरी इजिली, और उसको ट्रैक करते हैं फिर, ठीक है। यूरिक एसिड तो नहीं भाई, यूरिक एसिड नहीं होता इसके अंदर। हैव एक्सट्रीमली सेंसिटिव सेंस ऑफ स्मेल व्हिच अलाउ देम टू ट्रैक पीपल बेस्ड ऑन द यूनिक सेंट। ह्यूमन स्वेट स्पेशली द फ्रॉम फीट कंटेन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को वो ट्रैक करते हैं और उसको सूंघते सूंघते आगे बढ़ते हैं। ओके, यूरिक एसिड अगेन नॉन वोलेटाइल है, और कहाँ मिलता है भाई, यूरिन में मिलता है, आपको पता ही है, और शुगर के अंदर आपको ग्लूकोज है, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सोडियम, देखिए एक क्वेश्चन उन्होंने एक बार पूछा था सीडीएस का, जब मैं दे रहा था, मुझे याद है 2019 की बात है, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि गांधी जी ने जो पद यात्रा की थी, डांडी यात्रा की थी उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने क्या ब्रेक किया था, सॉल्ट ब्रेक किया था, तो उसका केमिकल कंपोजिशन ऐसा कुछ उन्होंने पूछा था, क्या है, NaCl है कि KCl है, ऐसा कुछ उन्होंने क्वेश्चन हिस्ट्री और केमिस्ट्री को मिक्स करके उन्होंने पूछा था, काफी मीम बने थे उस टाइम पे, 2019 की बात है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, बताइए हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, आयरन होता है यार, Fe, प्यार से Fe बोलता है, फेरस, ठीक है। तो Fe देखिए कहाँ पे, Fe दो जगह Fe होना चाहिए यहाँ पे, बाकी को हटाइए, बाकी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और बिकॉज Fe यहाँ पे हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट फॉर द कैरिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए यूज किया जाता है इन द ब्लड, और Mg मैग्नीशियम है यहाँ पे, दैट हेल्प द लीव्स टू क्या एब्जॉर्ब द लाइट, एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प किया जाता है। Mg इज अ मैग्नीशियम, और कहाँ प्रेजेंट है भाई, वो है हमारे लीव्स में, ठीक है। चलिए, तो ये आंसर सही है इसका, Fe and Mg। Hemoglobin is oxygen carrying protein found in the red blood cell. It contains Fe in the form of the Heme, that is iron प्रोफाइराइन कॉम्प्लेक्स। इतना याद करने की जरूरत नहीं आपको, ना ही उतना पूछा जाता है, सीधी बात कर रहा हूं आपसे मैं, जितना पूछा जाता है उतना मोर देन एनफ आप पढ़ रहे हैं, और वही बार बार आपको देखेंगे, अभी तो यहाँ पे 20-22 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, आपको रिपीट भी मिलेगा। चलिए, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, आपको पता है पूरी चीजें मैग्नीशियम उसके अंदर कंटेन करते हैं, और जो हेल्प करता है उसको लाइट को ऑब्जॉर्ब करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द डिसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर, देखिए आपने अगर थोड़ा सा भी देखिए, 11th का भी पार्ट है वैसे तो, ये 11th का आपको 11th का या 12th का फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको मिल जाएगा, 11th या 12th की केमिस्ट्री। आपको सोर्स भी बताता हूं, क्योंकि वहीं पे एक आपको ना रिवर्स ऑस्मोसिस का एक छोटा सा डायग्राम भी मिलता है वहां पे आपको, आई थिंक 12th है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 12th की केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, क्योंकि सोर्स बताना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि अभी इधर उधर भटकते रहते हो, बोलते हो कि सोर्स नहीं मिलता, एनसीईआरटी के बाहर लोग नहीं जाते, आपको बता दूं मैं, भले कभी कभी वो लोग थोड़ा हायर लेवल पे 11th में पहुंच जाते हैं, 12th में पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाहर नहीं जाते लोग। लेकिन हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम पीआईक्यू रेफर करते हैं कि कुछ थोड़ा सा एडवांस आ जाए तो उसमें पीआईक्यू को रेफर कर ले। अगर आपको इसको थोड़ा और डिटेल पढ़ना होगा, डिसैलिनाइजेशन पढ़ना होगा आपको, तो वैसे तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर पूछेंगे नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है वो, लेकिन फिर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो 12th की केमिस्ट्री में आपको मिल जाएगा, पहले या दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को पढ़े जमाना हो गया बट फिर भी ठीक है। अब इसमें होता क्या है, जो सी वाटर होता है उसको फोर्स किया जाता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर आप जब फोर्स करेंगे तो उसमें से लिक्विड चला जाएगा और जो इंप्यूरिटीज होती है वो बच जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां पे की जाती है और वाटर वहां से लीव कर देता है और इंप्यूरिटीज उसके अंदर बच जाती है। ये होता है उसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस में, ठीक है। और इसके अंदर सिंपल ऑस्मोसिस के अंदर क्या होता है, देखिए सिंपल ऑस्मोसिस के अंदर कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो वाटर होता है फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन, फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन मूव करता है टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, और विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। अच्छा एक और भाई, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या एज अ जियोलाइट, भाई इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट किस काम के लिए यूज किया था, जियोलाइट किस काम के लिए यूज किया जाता है। भाई इसका पर्पस है हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के लिए यूज किया, जो वाटर की हार्डनेस होती है ना उसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जियोलाइट एक्चुअली है क्या, ये पूछा हुआ है, इन्होंने ऑप्शन में दे रखा 2007 में, लेकिन आजकल कभी भी पूछ लेते उठा के कि जियोलाइट के कंपोनेंट क्या है, जियोलाइट का नाम क्या है, तो सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सीधी बात है। और एक्ट फॉर द यूजेस फॉर द रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ द वाटर, ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए तो इसका आंसर है रिवर्स ऑस्मोसिस, ओके।
आप इसको पढ़िएगा आराम से, इस फेवरेट क्वेश्चन। ये तो ऐसे बहुत सिंपल है आप लोग के लिए, अगर आप पढ़ते हैं तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन द कार्बन डेटिंग मेथड? अपना C614 यही है ना, अपने ये इसके लिए यूज किया जाता है। अब देखिए इसको कैसे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है, हम देखिए रटना तो बहुत सिंपल है, रट लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत टफ भी नहीं है, सही बताऊं तो मैं। अब इसका वर्क कैसे होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो क्या करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं C14 को, मतलब C614 को अब्सॉर्ब करते हैं। और जब वो मर गए, अब लेट्स से वो मर गए, तो उस टाइम पे अब्सॉर्प्शन बंद हो गया उनका, तो C614 उसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होता है कि C14 जो अपना है वो डीके चालू हो जाता है उसका। और जब उसकी एज मापनी होती है, जब साइंटिस्ट के पास दैट मटेरियल जो भी होता है उसके पास जब जाता है, उनके पास जब जाता है, तो वो चेक करते हैं भाई कि कितना डीके हो चुका है और कितना रिमेनिंग है। उस बेसिस पे वो जज करते हैं कि कितना पुराना था, एस्टिमेट लगाते हैं, ठीक है। और दो तीन आप ये ले लीजिए, आइसोटोप का यूज ले लीजिए। आपको एग्जाम में काफी बार पूछा था C60, आपको पता है ना, कोबाल्ट 60 किसके लिए यूज किया जाता है? कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट लिख देता हूं यहाँ पे मैं। उसके बाद अपना आयोडीन आता है, आयोडीन 131, अपना ये किसके लिए यूज होता है? गॉइटर को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। चलिए, तो गॉइटर को ट्रीट कर, ये दोनों ओके। और तो कुछ, अच्छा C14 अपना हो गया, इसको एज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, फॉर द जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पता करने के लिए किया जाता है, ये भी काम है इसका। पेड़ पौधे जो मिलते हैं भाई, इनकी एज पता करो क्या है, तो इसी से पता किया जाता है। चलिए, रेडियोकार्बन डेटिंग मेथड इसको बोलते हैं। चलिए, मेथड टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, आर्कियोलॉजिकल सैंपल्स, एंशिएंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स। चलिए, अल्फा पार्टिकल, यार अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किसको नहीं पता है? यहाँ पे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया जानती है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, अपना रदरफोर्ड मॉडल याद है ना आपको, हीलियम न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं हीलियम। एग्जाम में भी पूछा है कौन सा भाई, हीलियम है, हाइड्रोजन है, कौन सा है? तो हीलियम है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन कहां है भैया, बताइए? ये हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन के अंदर पता है ना आपको न्यूट्रॉन्स नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने का है नहीं यार, क्योंकि इसमें कहानी बताने वाला कुछ है नहीं। अगर जितना है उतना है, नहीं है तो थोड़ा ऊपर की चीज अगर इससे रिलेटेड है तो बात कर लेते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। अभी बाकी चीजों से तो नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मेड फ्रॉम द नेचुरल रॉ मटेरियल? ये भाई हमारा फेवरेट कौन सा है? रेयॉन। किससे बनता है? सेलुलोज से बनता है, करेक्ट। सेलुलोज किसका? वुड पल्प का, ठीक है। अपना सबसे फेवरेट भाई नायलॉन, नायलॉन की रस्सी उससे बनती है। अपने टेंट वेंट बनते हैं, आपको पता है काफी फौजी भी इसको यूज करते हैं, फौजी टेंट वेंट बनते हैं, काफी स्ट्रांग होता है। ओके, तो इसके लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे पॉलिस्टर का जो यूज है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाता है आपको बेडशीट के लिए, कर्टन्स के लिए, ब्लैंकेट के लिए सब बनाया जाता है पॉलिस्टर से। और पॉलिस्टीन आपको जो भी आपके पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं आप देखते होंगे, ठीक है। आप जैसे कि सॉरी लाइट वेट के छोटे मोटे डब्बे उब्बे होते हैं ना, उसके लिए यूज किए जाते हैं, मतलब इससे पॉलिस्टीन से बनते हैं। चलिए आप पढ़िएगा इसको आराम से। और नायलॉन यहाँ पे भाई सिंथेटिक पॉलीमर है, और बाकी पॉलिस्टर क्या है? फुल सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोलियम बेस्ड है। और पॉलिस्टीन अगेन सिंथेटिक पॉलीमर है, स्टीरीन से बना है। चलिए, वो ये पैकेजिंग एंड इंसुलेशन मटेरियल इसके लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? इसके लिए आपको अगर एक्टिविटी सीरीज पता है तो ठीक है, अदरवाइज कॉपर है। क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन या फिर एसिड विद कॉपर भी देखते हैं, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, आपने देखा होगा। या फिर HCl से वो डिस्प्लेस नहीं कर पाता है उसको, बिकॉज इट इज नॉट रिएक्टिव, हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव है वो, ठीक है। बाकी बेरियम, लीड और मैग्नीशियम कैन एबल टू डू सो इन डिफरेंट कंडीशंस, बट दे कैन एबल टू डू सो, बट कॉपर बिल्कुल भी वहां पे उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अगर आप इसको 10th की, अब इसका भी सोर्स बहुत सिंपल है, तो सोर्स आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर एक्टिविटी सीरीज भी अगर आपको पता होगी तो कर लोगे आप, अदरवाइज आपको इसका 10th का जो 3rd चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे। The reactivity of metal is determined by their position in the electroreactivity series. Of course, कितने उसके अंदर फ्री एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माय मिस्टेक, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बेरियम देखिए यहाँ पे हाईली रिएक्टिव, रिएक्ट विद हाइड्रोजन, सॉरी रिएक्ट विद वाटर एंड एसिड। मैग्नीशियम अगेन रिएक्ट विद एसिड टू रिलीज द हाइड्रोजन गैस, सेम Pb can also do so, but copper cannot react with the dilute acid, and because it is less reactive than, because अगर रिएक्ट करता तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता, आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल
भाई हम अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है, बिल्कुल ये सब क्या है, फर्टिलाइजर ही तो है जिसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी हमें चाहिए, बिल्कुल पहले लाइन सही है। सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट और उसको काफी ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द मेकिंग द एक्सप्लोसिव। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। देखते हैं जरा डिटेल में इसके बारे में क्या है। अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आपको बताया मैंने, जो कि यूज किया जाता है। देखिए आपके अंदर नाइट्रेट, इसके अंदर नाइट्रोजन यूज किया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज किया जाता है भाई ट्राइनाइट्रोटोलीन में, नाइट्रोग्लिसरीन में, पिक्रिक एसिड विच इज अगेन अनदर एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ये थोड़ा सा बस इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक तरह से बोलते हैं ना कि अलग से क्या आता है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड केमिस्ट्री, इट इज अ पार्ट ऑफ द अप्लाइड केमिस्ट्री। चलिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिंग बेकिंग सोडा टू डो, जो आटा, अपना आटा गूंथते हैं ना उसके अंदर हम बेकिंग सोडा क्यों ऐड करते हैं भाई, उसको फ्लफी बनाने के लिए, बिल्कुल। और क्या करेंगे उसको, फ्लफी कैसे क्रिएट हो बनेगा वो, जब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे NaHCO3 जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ या फिर वाटर के साथ, अगर H+ के साथ रिएक्ट करता है तो डेफिनेटली क्या रिलीज करता है वो, CO2 गैस रिलीज करता है। और CO2 गैस रिलीज करता है तो CO2 मेक द जो डो है उसको फ्लफी बना देता है, ओके। या बोलते ना कि उसको थोड़ा रेज कर देता है, आपने देखा होगा इसके अंदर ढोकले वोकले में भी यूज किया जाता है। और किस में यूज किया जाता है यार, खाने वाने में अपना डोसा वोसा बनाते हैं तो डोसे का जो वो होता है उसके अंदर भी डाला जाता है, ठीक है, उसका लेवल बढ़ा देता है वो। चलिए, एक बार ये भी पूछते हैं कि भाई बेकिंग, ये तो आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 है, सॉल्ट के ऊपर का टॉपिक है। ये भी पूछते हैं कि बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो NaCO3 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम, हाँ बिल्कुल वही है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसे, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन ऑकर इन द प्योरेस्ट फॉर्म, ये है अपना डायमंड, क्योंकि डायमंड के अंदर इतना होमोजेनियसली कॉम्पैक्ट कार्बन पैक रहता है कि थोड़ा सा भी स्पेस नहीं मिलता जिससे कि इंप्योरिटीज उसके अंदर एंटर कर पाए उस पूरे लैटिस में। सो दैट्स वाई डायमंड इज द राइट आंसर हियर, जो कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है यहाँ पे कार्बन का, ठीक है। चलिए, कार्बन ब्लैक तो अपने आप में इंप्योरिटीज होती है, ओके। कार्बन ब्लैक इज अ फाइन पाउडर कंपोज्ड ऑफ द इम्प्योर कार्बन एज यूज्ड इन द रबर एंड इंक प्रोडक्शन। थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, एक कभी कभी पूछते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज द हेक्सागोनल लेयर, ओके, उसके अंदर इंप्योरिटीज होती है डेफिनेटली। व्हाट इज अ ज्वेलर्स रॉक, अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़ा हाथ पैर इनके नहीं होते हैं, ये तो अगेन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब देखिए बुक्स में आपको ज्यादा करके नहीं मिल पाता है, कुछ कुछ चीजें, ये इसलिए बोलता हूँ कि ये सब चीजें PIQ से हमें समझ में आती है, थोड़ा सा एक दो बार इसलिए PIQ देखना पड़ता है, बाकी कोई दूसरा रीजन नहीं PIQ का। क्योंकि यहीं से, जैसे आपको जियोलाइट बताया था मैंने, जियोलाइट के ऊपर लोग वहीं से उठा के क्वेश्चन देते हैं कि जियोलाइट के भाई आप नाम बता दीजिए क्या होता है जियोलाइट, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाता है, तो वैसे में पढ़ना पड़ता है फिर। व्हाट इज द ज्वेलर्स रॉक, ज्वेलर्स रॉक होता है फेरिक एसिड, ठीक है, इसको यूज किया जाता है फॉर द पॉलिशिंग द मेटल, किसके लिए यूज किया जाता है, फॉर पॉलिशिंग द मेटल, ठीक है, क्योंकि उससे स्क्रैचेस नहीं आते हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है। रेड आयरन ऑक्साइड, वेरी फाइन पाउडर यूज बाय द ज्वेलर्स टू पॉलिश द मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम। चलिए, मिश मेटल इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए यूज किया था सिगरेट लाइटर। अभी अगेन अप्लाइड केमिस्ट्री का पार्ट है, आजकल थोड़ा कम आता है लेकिन फिर भी पहले तो बहुत सारा पूछते थे लोग। मिश मेटल इज अलॉय प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ द सीरियम, रेयर अर्थ एलिमेंट से बने होते हैं, बहुत सारे लैंथेनम, नियोडाइमिनियम एंड अदर रेयर अर्थ मेटल्स, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस स्पार्क व्हेन द स्क्रैच अगेंस्ट द रफ सरफेस एंड इट हैज अ, ये आपको बिल्कुल लर्न करने की सारी जरूरत नहीं है, सिंपल दिमाग में पता होना चाहिए कि किसके लिए यूज किया जाता है, इतना आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, 7 होता है। 1 किसका होगा, नियर अबाउट अपना HCl का हो जाएगा। 10 किसका होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होगा। और 6 किसका होगा, एसिड रेन का होगा, ठीक है अपना इसके, क्योंकि ऑफकोर्स पता है एसिड रेन ऑफकोर्स एसिडिक ही होता है, और क्या है। चलिए, तो यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही। 10 अभी पूछते हैं लोग। 6 आई थिंक रेन वाटर, एसिड नहीं, रेन वाटर का होता है, इट इज ऑफ रेन वाटर का होता है, एसिड वाटर का और कम होता है, एसिड रेन वाटर का ऐसे, हाँ। चलिए, और यहाँ पे और कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। Which of the following is an element?
एलिमेंट कौन सा है भाई इसमें से? टोपस, डायमंड, रूबी और सफायर। तो इसके अंदर होता है भाई डायमंड। डायमंड हमारा क्या है? एलिमेंट है। डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ द एलिमेंट दैट इज ऑफ कार्बन। इट कंसिस्ट एंटायरली द कार्बन एटम अरेंज्ड इन स्ट्रॉन्ग टेट्राहेड्रल। और अपना ग्रेफाइट का कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? हेक्सागोनल। चलिए, तो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल है, इसका टेट्राहेड्रल है। एक कभी कभी ये भी पूछते हैं भाई रूबी के बारे में। इट इज अ वेराइटी ऑफ द कोरनडम दैट इज Al2O3। और जब उसके साथ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो कौन सा कलर देता है? इट इज रेड कलर। तो ये भी पूछा गया बहुत बार कि रूबी में अगर इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे तो कौन सा कलर मिलेगा? दैट इज रेड कलर। और सफायर में मिलेगा तो ब्लू कलर मिलेगा। एक क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने। ठीक है, तो ये था आज का। ऐसी ज़्यादा तो नहीं है बट केमिस्ट्री के अराउंड मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करने के लिए। एंड आई विल कवर द केमिस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल। पहले केमिस्ट्री, देन फिजिक्स एंड देन बायोलॉजी। ओके, बट ये कोशिश करूंगा कि विथ इन अ वीक्स पूरा साइंस आपका खत्म कर दूं मैं। एंड आई विल फोकस ऑन द साइंस फर्स्ट, और बाकी मेरी इंग्लिश वाली सीरीज इसके साथ पैरेलली चलती रहेगी। और इन बिटवीन कभी कभी होगा तो ज्योग्राफी के कुछ थोड़े बहुत 10-15 मिनट के एक दो वीडियो आते रहेंगे। सो दैट विल ऑल्सो गो। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।